स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुज में, जहां मिलता है वो क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग जो है कि नेशनल इनकम का फोर्थ चैप्टर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर मैंने आपको जो है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का पहला मेथड जो वैल्यू एडेड था उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो उसके साथ मैंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए थे। आज के इस लेक्चर में लोग सेकंड मेथड यानी इनकम मेथड को हम पढ़ेंगे, और इस इनकम मेथड को मैं बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही जो है कि ट्रिकी तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, ताकि आप नेशनल इनकम जो है इनकम मेथड से लगा लें। ठीक है, उसके सारे कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितनी चीजें आ सकती हैं, किसको हमको जो है कि इंक्लूड करना है नेशनल इनकम में, किसको हमको एक्सक्लूड करना है यानी कि नहीं लेना है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम। वो सब सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ एक दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपका ये टॉपिक जो है एकदम आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर की और बात करते हैं नेशनल इनकम के बारे में। मेथड रहेगा आज का इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड। ठीक, तो इनकम मेथड में नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, आपको अच्छे से पता है कि जो हमारे सेक्टर, हमारे इकोनॉमिक जो सेक्टर है वो मेनली चार है। हाउस होल्ड है, ठीक है, फर्म है, गवर्नमेंट है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो इन्हीं सारे सेक्टर्स की अगर इनकम को आपस में ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो वही जो है कि नेशनल इनकम आपका बन जाता है। अब क्या क्या इसमें चीजें होती हैं और क्या डेफिनेशन इसका, तो नेशनल इनकम में जो इनकम मेथड का जो डेफिनेशन है, ऑल द इनकम दैट एक्रू टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय द वे ऑफ वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट एक्सेट्रा आर सम्ड अप टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम। ठीक है, तो जो भी आपके सेक्टर्स के इनकम है, उन सारे इनकम को आप एक साथ अगर ऐड करेंगे तो वो आपका नेशनल इनकम बनेगा। ठीक है, यानी कि आप हाउस होल्ड का इनकम ले लीजिए, गवर्नमेंट का इनकम ले लीजिए, ठीक है, फॉर्म का इनकम ले लीजिए और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इनकम लीजिए। तो सारे इनकम को जब आप ऐड करेंगे तो वो आपका नेशनल इनकम बनेगा। क्या क्या कंपोनेंट्स है, चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वर्टिकली पूरा जो है कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो पहला कंपोनेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो है आपका कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उनका सारा जो इनकम है उसको पहले ले लेंगे। ठीक है, अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट है, सबको जो है कि ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में तीन तरीके से आपके इनकम जो है वो बनते हैं। ठीक है, तीन तरीके से, वो सारे तरीके मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है, ताकि कुछ छूटे ना। सबसे पहले सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, क्या है, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, यानी कैश में आपको जो भी सैलरी वेज मिल रहा है उसको। दूसरा आपका सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। इन काइंड मतलब कि ऐसा सैलरी वेजेस जो आपको कैश में नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपको फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है, सैलरी वेजेस इन काइंड जो फैसिलिटी से, फॉर एग्जांपल आपको जो है कि रहने के लिए जो है कि घर मिल रहा है, ठीक है, और बच्चों का एजुकेशन मिल रहा है फ्री में। ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो है कि आपको फूड जो है कि वो फ्री मिल रहा है। ठीक है, आपको ट्रेवलिंग करने के लिए जो फ्री सुविधा दी जा रही है। तो ये सब सारे जो हैं, ये सब के सब जो है कि आपके सैलरी एंड वेजेस इन काइंड में जो है कि आ जाएंगे। ठीक, तीसरा है जो आपका, वो होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, जिसमें कि आपका जो है कि प्रोविडेंट फंड, ठीक है, पीएफ वगैरह मिल रहा है वो, उसके साथ साथ आपका जो है ग्रेचुटी, ठीक है वो, और दूसरा कोई लेबर वेलफेयर। ठीक है, लेबर वेलफेयर में कुछ अगर पैसा मिल रहा है तो वो, तो ये सब सारे तीनों जो है कि किसके कंपोनेंट्स होंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, तो आगे जो आपका दूसरा कंपोनेंट है वो हो जाएगा आपका रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, जी हाँ,
आपके पास अगर कोई बिल्डिंग है, आपने उसको रेंट पे दे रखा है, ठीक है, तो वो रेंट उसके साथ साथ अगर आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, उसकी जो इम्प्यूटेड वैल्यू है वो भी नेशनल इनकम में आएगी। जैसे आपका बिल्डिंग है, आप अपनी बिल्डिंग खुद रह रहे हैं, ठीक है, तो उसका वैल्यू इम्प्यूटेड वैल्यू में जो है कि कैलकुलेट किया जाए नेशनल इनकम में। हम जो है एक्चुअल वैल्यू उसके साथ साथ इम्प्यूटेड वैल्यू को भी क्या करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो रेंट में आपके पास कोई बिल्डिंग वगैरह है, आपने उसको दे रखा है, तो उससे आपको रेंट जो है मिल रहा है। क्लियर। रॉयल्टी का मतलब क्या है कि अगर आपने अपनी जो है कि प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल मिनरल, जैसे मिनरल्स जैसे पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, ठीक है, वो आपके अगर लैंड से जो कि अगर निकल रहे हैं, तो उसका जो आपको पैसा मिल रहा है वो रॉयल्टी में आ जाएगा। जैसे सीधा सा एग्जांपल कि ब्रिक फैक्ट्री है, जब आपके खेत से मिट्टी उठाई जाती है तो उस मिट्टी उठाने का पैसा आपको दिया जाता है, दिस इज काइंड ऑफ रॉयल्टी, ठीक है। ओनरशिप तो आपके पास रहेगी, लेकिन उसकी जो मिट्टी उठ रही है उसका पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसको क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। क्लियर। तो रॉयल्टी में चीजें जो है कि आपकी आ जाएंगी, एक्चुअल और इम्प्यूटेड दोनों ही जुड़े रहेंगे, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो तीसरा जो पॉइंट है वो आएगा इंटरेस्ट। किसका आएगा, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट में क्या, इंटरेस्ट एक्चुअल भी और आपका इंप्यूटेड। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पैसा है, आपने पैसे को क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, आपने शेयर्स खरीदा है, जो है कि कहीं बैंक में रखा हुआ है, ठीक है, इन सबके पैसे पर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपके इनकम में आएगा, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल इंटरेस्ट और इंप्यूटेड इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल आप एज ए बिजनेसमैन है, तो आपने अपना पैसा ही जो है कि अपने बिजनेस में लगाया हुआ है, तो उस पर तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप उस पर इंटरेस्ट अपना चार्ज कर सकते हैं, तो उसका इंप्यूटेड वैल्यू वो होता है जब आपको कोई वैल्यू कैश में नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन जो मार्केट में जो वैल्यू चल रही, मार्केट में जो वैल्यू होती है उसी वैल्यू से जो है कि हम कंपैरिजन कर लेते हैं, उसी को इंप्यूटेड वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने बिजनेस में जो है 5 लाख रुपए लगाया है, क्या लगाया है, 5 लाख रुपए, ठीक है। अब इसका इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा नहीं, तो आप इसका इंप्यूटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप इसमें सीधा सीधा एग्जाम्पल तौर समझ सकते हैं। अगर आपने इसको सेविंग अकाउंट फिक्स मतलब सेविंग अकाउंट में जो है डाला है, तो आपको 3.5% के आसपास जो है इंटरेस्ट मिल सकता है। अगर आप इसका एफडी कराएंगे, ठीक है, तो आपको जो है कि इस पे जो है कि 6.5% के आसपास जो इंटरेस्ट मिल सकता है। एसआईपी कराएंगे इसका, तो इस तरीके से आप कई सारे ऑप्शन है, इस पैसे को आप वहां लगा सकते हैं, तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी का ऑन एवरेज एक रेट लेके हम एक इंप्यूटेड वैल्यू क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअल वैल्यू तो 5 लाख आपने कहीं बैंक में डाला हुआ है, आपको 6.5% हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रियल वैल्यू हो गया। लेकिन आपने यही पैसा अपने बिजनेस लगाया है, तो आप उसका इंटरेस्ट कैसे निकाल पाएंगे, वो इंप्यूटेड वैल्यू होगा, ठीक है। तो मार्केट में जो वैल्यू चल रही होती है उसी के हिसाब, उसी के बेसिस पे हम लोग जो इंप्यूटेड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट भी आपका इनकम में आएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो इंटरेस्ट के बाद नंबर आता है प्रॉफिट का। किसका आता है, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के 3 पार्ट्स होते हैं। एंटरप्रेन्योर जो है कि अपने जो है फॉर्म से क्या कमाएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के जो 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कारपोरेट टैक्स, ठीक है, कारपोरेट टैक्स, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो किसका पार्ट होता है, वो जो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। चूंकि गवर्नमेंट का इनकम है तो इसको कॉर्पोरेट टैक्स आप समझ के इसको एक्सपेंडिचर मत समझिए, गवर्नमेंट का इनकम है। मैंने पहले आपको बताया कि हमें सारे सेक्टर्स का इनकम जो है वो इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है आपका डिविडेंड, जो शेयर होल्डर को इंटरेस्ट टैक्स पेड करने के बाद जो पैसा दिया जाता है वो डिविडेंड कहलाता है, ठीक है। और लास्ट होता है आपका जो है कि रिटेन अर्निंग। क्या होता है, रिटेन अर्निंग, इसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस भी क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग, ठीक है, रिटेन अर्निंग, ठीक है। अगर कॉर्पोरेट टैक्स देके न देके वहां पे अगर जो है कि प्रॉफिट टैक्स या बिजनेस टैक्स दिया है तब भी आप कॉर्पोरेट टैक्स ही मानेंगे। डिविडेंड न देके अगर वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम दिया है तो आप जो है कि उसको डिविडेंड मानेंगे, ठीक है। डिविडेंड का दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। और रिटेन अर्निंग को आप जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, एंड सरप्लस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। और लास्ट जो आपका टॉपिक आता है, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक आता है वो आता है लास्ट में, सबसे लास्ट में आता है मिक्स्ड इनकम। क्या आता है, मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब देखिए, अब सभी लोग तो एम्प्लॉय नहीं हो पाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुद का बिजनेस करेंगे, किसी का शॉप होगा, कोई बार्बर होगा, ठीक है, तो कोई दर्जी होगा, ठीक है, टेलर होगा। तो इस तरीके से सबका खुद का सेल्फ बिजनेस होता है, तो उनके इनकम को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई लॉयर है, ठीक है, और वो कहीं पर जो है कि गवर्नमेंट लॉयर नहीं है, तो वो जो है कि अपना खुद का जो है कि वकालत कर रहे हैं और फीस जो है कि अपना खुद का ले रहे हैं, तो वो जो है मिक्स्ड इनकम में आ जाएंगे, ठीक है। तो मिक्स्ड इनकम में जो है कि आपके फार्मर, बार्बर, ठीक है, रिटेल ट्रेडर हो गए, स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, ये जब ये इन सब का इनकम जो किसमें आ जाएगा, मिक्स्ड इनकम में। तो आप इतनी चीजें जो एक साथ प्लस करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय,
दूसरा रेंट, तीसरा रॉयल्टी, चौथा इंटरेस्ट, पांचवा प्रॉफिट और छठवां मिक्स्ड इनकम। तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, वैल्यू निकल के आएगी जिसको हम बोलेंगे एनडीपीएफसी। क्या बोलेंगे? एनडीपीएफसी। इसी एनडीपीएफसी को आप बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट में आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस इंटरेस्ट में हम उसी इंटरेस्ट को लेंगे जो कि प्रोडक्शन पर्पस से, प्रोडक्शन सर्विसेज के थ्रू जो है कि इंटरेस्ट ऑन किया गया हो। लेकिन अगर हाउस और अपने कंजम्पशन के लिए जो है कि अगर बैंक से लोन लेता है वो इंटरेस्ट पे करता है तो वो जो है कि नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा सा पॉइंट छूट रहा था, इसलिए मैं आपको इसको क्या कर रहा हूँ, इसको आपको मैं जो है कि बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इंटरेस्ट जो है सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर यूज करेंगे, उस पे किया गया इंटरेस्ट जो है कि वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट का ये बात जो है इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको ये समझा दी। तो अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एनडीपीएफसी निकल रहा है। अब आप सोच रहे हो कि ना, यहाँ तो आपको निकलना चाहिए था जीडीपी एमपी, ठीक है, जीडीपी एमपी जैसा वैल्यू एडिशन में आपने पढ़ा, जीबीए एमपी, तो कई सारे फॉर्म को आपने एक साथ मिला दिया तो जीडीपी बन गया। अगर एक ही फॉर्म है तो आप जीबीए बोलिए या फिर जीडीपी बोलिए, एक ही फॉर्म में आप एनडीबी बोलिए या एनवीपी बोलिए, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। अगर कई सारे फॉर्म रहेंगे, सब फॉर्म को आप एक साथ मिलाएंगे तो वैल्यू में जीडीपी हो जाएगा। तो जीडीपी एमपी यहाँ पर इसलिए नहीं निकला कि आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आप यहाँ पे देखिए प्रॉफिट को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? प्रॉफिट को। तो चूंकि आप जब इसके प्रॉफिट को यहाँ पर ले रहे हैं तो प्रॉफिट आपका कब निकलता है? प्रॉफिट में आप इनडायरेक्ट टैक्स माइनस डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी आपका टैक्स होता है उसको क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। उसके बाद सब्सिडी क्या होता है, उसको प्लस कर लेते हैं। डेप्रेशन जो है माइनस कर लेते हैं, उसके बाद आपका प्रॉफिट निकलता है। तो इसलिए जब प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में रहेगा तो सीधा सीधा आपका नेशनल इनकम से क्या निकलेगा? एनडीपीएफसी। वहां पर जीडीपी एमपी की बात नहीं आएगी, जीडीपी एमपी की बात वहां पर नहीं आ पाएगी, सीधा क्या निकलेगा? एनडीपीएफसी, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब एक बात और ध्यान में आपको देना है कि ये जो आपका इनकम है, ठीक है, ये चार चीजें, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस में उन इनकम को हम रखते हैं जो कि या तो फिजिकल या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कमाया गया हो, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जिसमें आपको फिजिकली वर्क नहीं करना हो। फॉर एग्जांपल, आपने बिल्डिंग को उठाकर दे दिया रेंट पे, पैसा आ रहा है। आपके जमीन से जो है कि मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, आपके खेत से मिट्टी निकाली जा रही है, रॉयल्टी आ रही है, ठीक है, दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी है। तीसरा इंटरेस्ट, आपके पास पैसा है, आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भी आपका जो है कि ये भी जो है आपका प्रॉपर्टी में है, ठीक है। और प्रॉफिट में क्या है? इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएगा। तो इन चारों को जो है कि कहां पे रखा गया है? ऑपरेटिंग सरप्लस में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो आप रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन किसी को भी नहीं लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो सीधा प्रॉफिट लेंगे, डिविडेंड क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन में जो है कि आपका सैलरी वेजेस इन काइंड दे दिया लेकिन उसके साथ साथ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दिया है तो आप सीओई लेंगे, बाकी सैलरी एंड वेजेस इन काइंड क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो किसके पार्ट से क्या चीजें आपको पिक करनी है, आपको इसी से जो है कि इन सब सारी चीजों को क्या करना होगा, समझना होगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉपर्टी, चार चीजें क्या होती हैं? आती हैं, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से इनकम ऑन की हुई होती है, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग चलते हैं यहाँ पर, तो आपका क्या निकल गया? ये एनडीपीएफसी, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब एनडीपीएफसी से आपको अगर जाना होगा नेशनल इनकम पे तो सीधा डेप्रेशन माइनस होगा ग्रॉस से, ऑलरेडी प्रॉफिट निकाले टाइम, तो ये नेशनल, ये नेट बन गया। इधर मार्केट प्राइस से आपका इनडायरेक्ट टैक्स घट गया, सब्सिडी जुड़ गया, तो ये एमपी से एफसी बन गया। तो सिर्फ बचा क्या भैया? फीफा। फीफा क्या करना है? फीफा प्लस कर देना है, ठीक है। और फीटा माइनस, यानी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या करना है? माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा एनएनपी एफसी, जिसको आप बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम। तो इसी तरीके से होगा। तो अगर फॉर्मूला अगर बनाना पड़ेगा आपको इनकम मेथड का, तो सिंपली में आप क्या ले लेंगे? इनकम मेथड से अगर आपको बनाना है फॉर्मूला इनकम मेथड से, तो आपने पहले क्या ले लिया? सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी, दोनों एक साथ दिया है तो रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। उसके बाद प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, प्लस प्रॉफिट, ठीक है, इतना कर देंगे। उसके बाद प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक, मिक्स्ड
इनकम, उसके बाद इतना करने के बाद आपके पास निकल जाएगा एनडीपीएफसी। आगे और बढ़ेंगे, ठीक है, माइन जो है कि प्लस एनएफआईए कह लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए एनएफआईए या प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर टू अब्रॉड, तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका सीधा सीधा निकल जाएगा एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी नेशनल इनकम। तो ये फॉर्मूला आपका जो है कि बनेगा, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला हो गया, ये चीजें हो गई। अब चलिए फटाफट हम लोग जो है कि एक आध क्वेश्चन को जो है कि प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है एग्जाम्पल, ठीक है, ये देखिए जो है संदीप वर्ग के बुक से है। तो आपको यहाँ कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी, क्या करना है एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीओई, ठीक है, प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट और प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो सारा अमाउंट देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कंपनसेशन एम्प्लॉय ले लिया हमने कितना 1000, प्लस रेंट कितना 400, प्लस रॉयल्टी कितना 200, इंटरेस्ट कितना 500, प्रॉफिट कितना 500 और मिक्स्ड इनकम कितना 1000, ठीक है। सारे अमाउंट को हमने एक साथ क्या किया, सारे अमाउंट हमने एक साथ प्लस कर दिया, तो कितना निकल गया 3600, ठीक है। यहाँ पर क्या निकल गया एनडीपीएफसी, चूंकि नेशनल इनकम में जब हम इनकम मेथड यूज करते हैं तो सीधा एनडीपीएफसी आता है, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये तो पहला वाला काफी इजी था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कर रहा है जीएनपीएफसी निकालिए, क्या निकालिए जीएनपीएफसी। अब देखिए हम फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दिया है, आपने लिख लिया सीओई, प्लस रेंट एंड इंटरेस्ट दे दिया है, ठीक है, आपने लिख लिया रेंट एंड इंटरेस्ट, ठीक है। उसका प्लस क्या होगा आपका जो है कि रॉयल्टी इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, मान लीजिए दिया रहेगा तो भी आप अगर आपको फॉर्मूला बनाना होगा तो आप फॉर्मूला इस तरीके से बनाएंगे, देखिए ऐसे देख लीजिए, क्या पूछा है ये जीएनपीएफसी ना, फॉर्मूला बनाइए सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम क्या पूछा है, ग्रॉस पूछा है, जी पूछा है, तो ये इनकम में से सीधा नेट निकलता है, तो प्लस डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी इनकम में से निकल रहा है, तो इतनी चीजें हमको यहाँ पे प्लस करनी है। तो सीओई कितना भैया 12000, प्लस रेंट कितना है 1800। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूरा ओपन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट कितना है, अच्छा इंटरेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास और क्या है, प्रॉफिट कितना है 1500, ये रहा। उसके बाद मिक्स्ड इनकम कितना है, मिक्स्ड इनकम है आपका 1300, ठीक है, ये प्लस कर लिया। उसके बाद आपका जो है कि डेप्रिसिएशन कितना है 1100, प्लस कर लिया। और उसके बाद दिया है जीएनपी, हमें नेशनल पे जाना है, ठीक है, तो एनएफआईए प्लस करना है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा प्लस एनएफआईए, एनएफआईए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, एक किसने निगेटिव में है, ठीक है, तो सीधे से चल रहे हैं तो निगेटिव में है, तो यहाँ पर जो प्लस का सिंबल है किसमें जाएगा, माइनस में जाएगा, तो माइनस जाएगा 120। प्लस वाले आइटम को एक साथ रखेंगे तो प्लस वाला आइटम कितना होगा 17,700, माइनस कितना हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा आपका टोटल जो है कि 17,580 आपका निकल जाएगा जीएनपीएफसी, ठीक है, क्या निकल जाएगा जीएनपीएफसी। अब आप सोच रहे हैं कि हमने इसको माइनस क्यों किया, क्योंकि भाई यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ही दिया है निगेटिव में, तो इसका मतलब क्या है फीटा फैक्टर इनकम, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है कम है, और फीटा क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो इसको प्लस कर, इसको माइनस कर, तो माइनस सिंबल क्या हो गया ज्यादा हो गया, इसलिए 120 हमको यहाँ पे करना होगा, माइनस करना होगा। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड में क्या पूछा है, कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी। चलिए क्या कहा सीओई ले लिया, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेंट एंड रॉयल्टी ले लिया, प्लस उसके बाद क्या है इंटरेस्ट ले लिया, प्लस प्रॉफिट ले लिया, ठीक है।
उसके बाद ले लिया प्लस MI ले लिया मिक्स्ड इनकम, ठीक है। उसके बाद जो है कि प्लस कर लिया NFIA, ठीक है। इतना आइटम हम लोग जो है कि क्या करेंगे, इतना आइटम हम लोग लिखेंगे। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर COE दिया हुआ है कितना है, 13,300, हमने लिख लिया 13,300। और उसके बाद वेजेस इन काइंड दे दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सरप्लस। तो यहाँ पर हमें देखिए रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड प्रॉपर्टी, इन चारों को देखेंगे तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस है। तो सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस हम उठा लेंगे कितना, 5,000। हमने प्लस कर लिया कितना, 5,000, ठीक है। 5,000 प्लस कर लिया। उसके बाद और क्या बचा हमारे पास, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ढूंढिए। मिक्स्ड इनकम यहाँ पे कितना है, प्लस 16,100। उसके बाद और क्या बचा हुआ है, और बचा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये क्या है, प्लस में है, ये भी यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। बाकी इसके अलावा वेजेस काइंड नहीं लेना है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लेना है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फ्रॉम ये एक्सपेंडिचर मेथड का है, ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया, मिक्स्ड इनकम ले लिया, ये ले लिया। नेट एक्सपोर्ट भी जो है एक्सपेंडिचर मेथड का है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी जो है घट चुका है, ऑपरेटिंग सरप्लस में जो है कि वो ऑलरेडी क्या है, माइनस है, ठीक है। तो नेशनल इनकम में यही ध्यान देना है कि जो चीजें आपके काम के, बस आपको उसी को जो है कि उठाना है। तो यहाँ इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 34,700, यही आपका जो है कि आंसर बनेगा।